नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं राहुल चौहान। सीधा लेकर चलते हैं आपको खबरों। खबर मथुरा से है। मानसी गंगा में डूबने से 11 साल के मासूम की मौत। करौली से भाई और दोस्त के साथ दर्शन करने आया था अविनाश। गोताखोरों ने निकाला शव, पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। 1 महीने में मानसी गंगा में 6 श्रद्धालुओं की मौत। लगातार हादसों से बढ़ रही संख्या। सुरक्षा व्यवस्था पर भी उठ रहे सवाल। मथुरा से खबर आपको बता रहे, 1 महीने में मानसी गंगा में 6 श्रद्धालुओं की मौत। लगातार हाथों से सुरक्षा व्यवस्था पर उठ रहे सवाल। मथुरा से खबर आपको बता रहे, मानसी गंगा में डूबने से 11 साल के मासूम की मौत। करौली से भाई और दोस्त के साथ दर्शन करने आया था अविनाश। गोताखोरों ने निकाला शव, पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। 1 महीने में मानसी गंगा में 6 श्रद्धालुओं की मौत। करौली से भाई और दोस्त के साथ दर्शन करने आया था अविनाश। गोताखोरों ने निकाला शव, पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। 1 महीने मानसी गंगा में 6 श्रद्धालुओं की मौत। लगातार हादसों से सुरक्षा व्यवस्था पर उठ रहे सवाल। मानसी गंगा में डूबने से 11 साल के मासूम की मौत। मथुरा से खबर आपको बता रहे हैं। करौली से भाई और दोस्त के साथ दर्शन करने आया था अविनाश। गोताखोरों ने निकाला शव, पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। 1 महीने मानसी गंगा में 6 श्रद्धालुओं की मौत। करौली से भाई और दोस्त के साथ दर्शन करने आया था अविनाश। गोताखोरों ने निकाला शव, पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। 1 महीने में मानसी गंगा में 6 श्रद्धालुओं की मौत। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। अयोध्या में रामनगरी क्षेत्र में चंदा चोरी से जुड़े मामले में तूल पकड़ लिया है। पुलिस जांच में अब तक 8 आरोपियों के शामिल होने की पुष्टि हुई है, जिन पर कार्रवाई की प्रक्रिया तेज कर दी गई है। इस पूरे मामले को लेकर सनातन रक्षक संघ के मुकुंद माधव त्रिपाठी और कुछ साधु संतों ने गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका दावा है कि गिरफ्तार किए गए कुछ लोगों के तार समाजवादी पार्टी के मुखिया से जुड़े हो सकते हैं। हालांकि यह आरोप अभी तक प्रमाणित नहीं है और प्रशासनिक स्तर पर जांच जारी है। वहीं राजनीतिक गलियारों में इस बयान के बाद हलचल बढ़ गई है, जबकि अखिलेश यादव की ओर से इस पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। स्थानीय स्तर पर पुलिस और प्रशासन का कहना है कि मामले की जांच तथ्यों और साक्ष्यों के आधार पर आगे बढ़ रही है और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। कहीं ना कहीं जो लोग गिरफ्तार हुए हैं उन पर अब आवाज़ उठनी चालू हो गई है। कल जगत गुरु परमहंसाचार्य ने आवाज़ उठाई है, जिन लोग गिरफ्तार हुए, जो लोग लिप्त पाए जा रहे हैं, उनका नार्को टेस्ट होना चाहिए। कहीं ना कहीं इनके तार जो है सपा के मुखिया अखिलेश यादव से जुड़े हुए हैं, लोगों का ये कहना है। अभी कलवात्री जी महाराज जी हैं हमारे सामने, उनसे बात करते हैं, क्या कहेंगे इसकी प्रतिक्रिया को। क्या कहेंगे गुरु जी? लोगों का ये कहना है कि अखिलेश यादव जी के तार जुड़े हुए हैं। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। तार नहीं जुड़े हुए हैं, सबके सब चोर हैं। इन सबको चोरी सिखाया गया है, ये सब चोरी करते हैं। ऐसा कह देना कि जातिगत बयान लेना ये अच्छी बात नहीं है कि टोनी यादव है तो अखिलेश यादव हैं, ऐसे नहीं है। तमाम ऐसे यादव हैं जो कि परंपरागत राम के भक्त हैं, ऐसा कहना गलत है। और जो नार्को टैक्स की बात कर रहे हैं, अगर हमारे परमहंसाचार्य कह रहे हैं कि नार्को टैक्स कराया जाए, इसके मतलब उनको इस चोरी विश्वास नहीं है क्या? ये लोग चोरी किए हैं, 80 लाख 85 लाख मिला है, सारे सामान मिल रहे हैं, इस पर परमहंसाचार्य को विश्वास नहीं है क्या कि ये चोरी किए हैं? अरे जब चोरी किए हैं, चोरी साबित हो गई है, तब आपको नार्को टेस्ट की आवश्यकता क्या है? उन्हीं का नहीं होना चाहिए। जगत गुरु परमहंसाचार्य जी महाराज ने जो कहा है, वो राहुल गांधी, अखिलेश यादव और यहाँ के पूर्व विधायक पवन पांडे जी का भी नार्को टेस्ट होना चाहिए। ये सब सम्मिलित हैं, ये सब सम्मिलित हैं, लिप्त हैं। पूरी अयोध्या में, रामनगरी अयोध्या में अभी चर्चा का विषय बना, गलियारों में खबरें चल रही हैं, लोग चर्चा का विषय बना रहे हैं। कहीं ना कहीं उनका नाम, जो आरोपी पकड़े गए हैं, उनका तार जो कहीं ना कहीं लोगों का कहना है कि का नाम है सपा के अध्यक्ष से जुड़ा हुआ है, उस पर क्या कहेंगे? देखिए, ये पूरी तरीके से
समाजवादी पार्टी के द्वारा जो चर्चा गलियों में नहीं, संत महंतों के बीच में हो रही है। नहीं, देखिए, ये विश्व हिंदू परिषद का जो योगदान राम मंदिर से रहा वो सिख समाज बहुत भली भांति जानता है, और जहाँ भी कार्य उसने किया है वो दिल लगा के किया है। एक आरोप लगना और आरोप साबित होना दो अलग अलग विषय है। इस पर नार्को टेस्ट होना ना होना ये अलग बात है, 2 दिन की बात और है। जो भी आएगा वो सामने आएगा, जैसा भी होगा वो सामने आ जाएगा। नहीं, लोगों की आवाज़ उठा रहे हैं कि अखिलेश यादव को सूचना कैसी मिल गई, किसी को नहीं मिली, तो कहीं ना कहीं राम मंदिर में कोई न व्यक्ति उनको उनका उपलब्ध रहा हो या फिर उनका तार कहीं ना कहीं जुड़ा रहा है, ये उस पर क्या कहेंगे? भाई, सही कार्य करने के लिए बहुत विपत्ति को झेलना पड़ता है, और सही काम होने के लिए हर जगह आक्षेप लगते रहते हैं। नहीं, तो ये बताइए, कहीं ना कहीं उनके आदमी राम मंदिर के अंदर रहे तभी तो जानकारी हुई, कैसी जानकारी उनको हुई? अब ऐसा हम नहीं कह सकते, वो पार्टी का मामला है, वो कैसे सूचना पाते हैं या कैसे हम क्या हुआ या नहीं जानते, लेकिन सब साबित होने के बाद ही कुछ होना चाहिए। विश्व हिंदू परिषद का योगदान पूरे भारतवर्ष में है, इसमें दो राय नहीं। तो आप देख रहे हैं, इन्होंने बताया कि जो भी कार्य होगा सही से और होगा। आप देखते रहिए के न्यूज़, पल पल की अपडेट। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। बदीसा के सरोज नगर से कुछ फासले पर कथन नदी के पुराने पुल के नज़दीक जंगल में मौजूद तकरीबन 500 साल पुराने एक ऐतिहासिक मकबरे की बेरहमती से सनसनीखेज मामला सामने आया है। अज्ञात लोगों ने कथित तौर पर दफन खजाने की तलाश में मकबरे के अंदर गहरी खुदाई कर उसकी ऐतिहासिक विरासत को नुकसान पहुंचाया। वाक़ये की इत्तला मिलते ही वक्फ बोर्ड के जिम्मेदार अफराद मौके पर पहुंचे और पुलिस से मुलजिमों की फौरन गिरफ्तारी कर सख्त कार्रवाई की मांग की है। बड़ी खबर जयपुर से आपको बता रहे हैं। इसी बीच बड़ी खबर जयपुर से आ रही है। जयपुर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। ताला मोड़ इलाके में दीवार ढहने से बड़ा हादसा, 3 की मौत, कई घायल। जयपुर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। मलबे में कई मजदूरों के दबे होने की आशंका, मलबे में कई मजदूरों के दबे होने की आशंका। जयपुर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सूचना मिलते ही पुलिस और राहत बचाव दल मौके पर पहुंचा। मलबा हटाने का काम जारी। घायलों और हताहतों की जानकारी का इंतजार। जयपुर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। ताला मोड़ इलाके में दीवार ढहने से बड़ा हादसा, 3 की मौत, कई घायल। मलबे में कई मजदूरों के दबे होने की आशंका। जयपुर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सूचना मिलते ही पुलिस और राहत बचाव दल मौके पर पहुंचा। इस वक्त की बड़ी खबर जयपुर से आपको बता रहे हैं। सूचना मिलते ही राहत बचाव और दल मौके पर पहुंचा। ताला मोड़ इलाके में दीवार ढहने से बड़ा हादसा, मलबे में कई मजदूरों के दबे होने की आशंका, 3 की मौत। जयपुर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। 20-25 व्यक्तियों की दबने की सूचना है, लेकिन मौके पर 3 व्यक्तियों के मलबे में कई मजदूरों के दबे होने की आशंका। इस तरीके से सेफ्टी का प्रयोग नहीं किया जाता है। मजदूर हैं, इसमें ठेकेदारों की कमी के कारण ही बड़ा हादसा हो जाता है। ताला मोड़ में जो अरावली पैलेस के नाम से पहले शुभम देखिए आमेर विधानसभा के ताला मोड़। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। नोएडा के सेक्टर 119 स्थित अरण्य सोसाइटी के एक फ्लैट में अचानक आग लगने से हड़कंप मच गया। आग की सूचना मिलते ही फायर सर्विस की 6 दमकल गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग बुझाने का अभियान शुरू किया। सीएफओ गौतम बुद्ध नगर स्वयं मौके पर मौजूद हैं और स्थानीय पुलिस के साथ मिलकर राहत एवं बचाव कार्य की निगरानी कर रहे हैं। दमकल कर्मी आग पर काबू पाने की लगातार कोशिश कर रहे हैं। शुरुआती जानकारी के मुताबिक घटना में
अब तक किसी प्रकार की जनहानि की सूचना नहीं है। आग लगने के कारणों का फिलहाल पता नहीं चल सका है। अगली खबर का रुख करते बुलंदशहर के सिकंदराबाद कोतवाली क्षेत्र स्थित गुर्जर चौक में शिकायत वापस लेने का दबाव बनाने के लिए पिस्टल के बल पर अपहरण के प्रयास का आरोप लगा है। पीड़ित पक्ष के मुताबिक पहले चाचा भतीजे के साथ मारपीट की गई। इसके अगले दिन बस स्टैंड पर आरोपियों ने दोनों को जबरन कार में खींचने की कोशिश की और शिकायत वापस लेने का दबाव बनाया। पीड़ितों का दावा है कि पूरी घटना पास के में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। पुलिस ने 4 नामजद समेत अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर मामले की जाँच शुरू कर दी है। पुलिस का कहना है कि सीसीटीवी फुटेज और अन्य साक्ष्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। अगली खबर का रुख करते हैं इंदौर में ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन IMTC मध्य प्रदेश इकाई द्वारा प्रदेश स्तरीय अधिवेशन परिवहन मंथन 2026 का आयोजन किया गया। यह महत्वपूर्ण सम्मेलन 28 जून 2026 रविवार को इंदौर के सियाजी होटल में संपन्न हुआ। इस अवसर पर प्रदेश भर के परिवहन संगठनों के पदाधिकारी, ट्रांसपोर्ट व्यवसायी, बस ऑपरेटर, ट्रक संचालक और परिवहन क्षेत्र से जुड़े प्रतिनिधि बड़ी संख्या में शामिल हुए। कार्यक्रम में उद्योग की समस्याओं, मांगों और भविष्य की रणनीतियों पर विस्तार से चर्चा की गई। सम्मेलन में AIMTC के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर हरीश सांवरवाल, चेयरमैन डॉक्टर GR सेगुरप्पा, पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष अमृतलाल मदान एवं बलमलकीत सिंह, उपाध्यक्ष जीतू भाई संघवी सहित कई वरिष्ठ पदाधिकारी मौजूद रहे। इसके अलावा इंदौर महापौर पुष्यमित्र भार्गव, सांसद लालवानी तथा RTO एवं ट्रैफिक कमेटी के चेयरमैन CL मुकाती भी मंचासीन रहे। प्रदेश अध्यक्ष राकेश तिवारी ने बताया कि परिवहन मंथन 2026 का उद्देश्य परिवहन उद्योग की जमीनी समस्याओं को एक मंच पर लाकर उनके समाधान के लिए सरकार एवं संबंधित विभागों तक प्रभावी रूप से पहुंचाना है। सम्मेलन में डिजिटल जांच व्यवस्था, हाईवे पर आधुनिक ट्रक पार्किंग, पेट्रोल डीजल को GST के दायरे में लाने, ट्रांसपोर्ट नगर की स्थापना, टोल प्लाजा की समीक्षा, चालक प्रशिक्षण और बीमा योजनाएं, लागत आधारित भाड़ा निर्धारित ई-चालान प्रणाली में सुधार जैसी 10 प्रमुख मांगों को लेकर विशेष चर्चा हुई। एसोसिएशन के द्वारा ये इनका मीटिंग है, वर्किंग कमेटी। ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस एक बॉडी है जो ट्रांसपोर्टर्स के लिए और गवर्नमेंट के बीच में काम करती है और ट्रकर्स की समस्याओं को, परिवहन की समस्याओं को सरकार के समक्ष रखती है। तो आज इंदौर ट्रक ऑपरेटर्स ने ये आयोजन मध्य प्रदेश में करा गया है 219वीं वर्किंग कमेटी मीटिंग का। तो इसमें श्रीराम फाइनेंस को भी सम्मिलित होने का मौका मिला। सर, सर्वप्रथम हम धन्यवाद करते हैं इटोटा का और जो ट्रक पार्सल एसोसिएशन एंड ट्रेड ओनर्स है, इनके पदाधिकारियों का, जिन्होंने इस सुंदर सभा का आयोजन किया। आज इसमें हमारे ट्रेड को लेके, ट्रांसपोर्ट व्यवसाय को, खासतौर पर ट्रक्स को लेके बहुत अहम मुद्दे डिस्कस हुए। हमारी जो प्रॉब्लम्स है, हमारी जो सरकार हमारे प्रति एक सौतेला व्यवहार कर रही है, उसको लेके चर्चा हुई है। इसमें जो 3-4 मुख्य मुद्दे हमारे हैं जो नेशनल एजेंडा में आते हैं, उसमें सबसे पहले हमारी जैसे भारत सरकार से बात चल रही है एबोलिशन ऑफ चेक पोस्ट। आज मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस की 219वीं मीटिंग हो रही है और उसके साथ ही परिवहन मंथन 2026 जो मध्य प्रदेश के ट्रांसपोर्टर भाइयों का था, वो अभी संपन्न हुआ है और मैनेजिंग कमेटी की मीटिंग अभी होने जा रही है। मध्य प्रदेश में जो परिवहनकर्ताओं को और देश के अंदर जो परिवहनकर्ता की समस्या आती है, उस समस्या पर परिचर्चा कर उसका समाधान निकालना, उस पर प्रस्ताव पास करके राज्य सरकार और केंद्र सरकार तक हमारी बात को पहुंचाना,
और उन्हीं मुद्दों पर आज हमने चर्चाएं करी। और वो मुद्दे हमारे जो वो मेन है, उसमें VLTD जो हमारे ऊपर ट्रकों पर थोप दिया गया है। आज हमारी ऑल इंडिया ट्रांसपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर थ्रू पूरे मतलब पूरा भारत के ये तीनों एसोसिएशन ने हमारे जो एजेंडा ऑल इंडिया में रखा है, हमारे 10 मुद्दे हैं। उसके साथ में हमारी देवास नाका ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन हमेशा साथ में खड़ी रहेगी और वो मन है हमारा करवाएंगे। क्या किस तरह के आपके दिमाग में 10 जो मुद्दे आपकी संस्था की ओर से? 10 मुद्दे जैसे डिजिटल जांच है, चेक पोस्टों की, एक पार्किंग है, ड्राइवर सुविधा गृह, ट्रांसपोर्ट नगर हमारे पर है नहीं, टोल समीक्षा, चालक पेंशन बीमा, लागत आधारित भाड़ा, बस माल लोडिंग पर प्रतिबंध। अगली खबर का रुख कर लेते बुलंदशहर में हाईवे पर दौड़ती बस आग का गोला बन गई। बस के चालक, परिचालक और यात्रियों ने बस से कूदकर अपनी जान बचाई। आग लगने से हाईवे पर अफरा तफरी मच गई। बस में लगी आग से हाईवे पर यातायात भी काफ़ी देर तक बाधित रहा। यह हादसा बुलंदशहर के सिकंदराबाद में NH 34 जाट चौक के पास हुआ है। अगली खबर का रुख कर लेते हैं बुलंदशहर के पासू थाना क्षेत्र के फजलपुर गांव में किसानों की 5 बोगियों में आग लग गई। किसानों ने अपने पशुओं के लिए बोगियों में भूसा भर रखा था। फायर ब्रिगेड ने काफ़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आग लगने से किसानों का करीब 2 से 2.5 लाख रुपए तक का नुकसान बताया जा रहा है। ग्रामीणों की शिकायत के बाद पासू थाना पुलिस आग के कारणों का पता लगाने में जुट गई है। अगली खबर का रुख कर लेते हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मुरादाबाद आगमन के दौरान सर्किट हाउस परिसर में उस समय चर्चा का माहौल बन गया जब ट्रैफिक पुलिस ने एक दरोगा की गाड़ी हटाने की कोशिश की। सूचना मिलते ही दरोगा तुरंत अपनी गाड़ी के पास पहुंच गए। मौके पर जब उनसे गाड़ी पार्किंग और नियमों को लेकर सवाल पूछे गए तो उन्होंने कोई स्पष्ट जवाब नहीं दिया और बात को टालते नजर आए। इसके बाद गाड़ी वहीं रहने दिए जाने को लेकर मौजूद लोगों के बीच सवाल उठने लगे। लोगों का कहना था कि यदि इसी स्थान पर किसी आम नागरिक की गाड़ी खड़ी होती तो क्या उसे भी इसी तरह छोड़ दिया जाता या उसके खिलाफ तुरंत कार्रवाई की जाती। इस घटना ने नियमों के समान अनुपालन और पुलिस के रवैये पर सवाल खड़े कर दिए हैं। अगली खबर का रुख करते हैं अलीगढ़ में राजा महेंद्र प्रताप पार्क में 81 वर्षीय शोधान सिंह यादव दूसरे दिन भी अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठे रहे। उनका आरोप है कि गांव शाहजहांपुर बैजना में स्वच्छ भारत मिशन के तहत शौचालय निर्माण के लिए आई 12 हज़ार रुपये की सरकारी धनराशि का सही उपयोग नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि कई शिकायतें मुख्यमंत्री, जिलाधिकारी और अन्य अधिकारियों को भेजने के बावजूद अब तक कोई जाँच शुरू नहीं हुई है। बढ़ती गर्मी के बीच धरने पर बैठे शोधान सिंह का कहना है कि यदि प्रशासन उनकी मांगों पर कार्रवाई करता तो उन्हें भूख हड़ताल पर नहीं करनी पड़ती। उनका आरोप है कि गांव में आज भी महिलाएं खुले में शौच जाने को मजबूर हैं। उन्होंने शौचालय निर्माण से जुड़े पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों पर कार्रवाई की मांग की। उनका कहना है कि जांच शुरू होने तक आंदोलन जारी रहेगा। दो जून 2026 को मैंने इतला दी थी कि मैं इस तरह से भूख हड़ताल पर बैठूंगा। मेरी सब जगह मैंने चिट्ठियाँ भेजी, मेरी चिट्ठी का जवाब किसी ने दिया नहीं, ना किसी ने मुझसे फ़ोन से संपर्क करा। हार के जब किसी तरह से मुझे भूख हड़ताल पर बैठना पड़ा। कल मैं 11 बजे यहाँ पर भूख हड़ताल पर आके बैठ गया हूँ। कल गर्मी काफ़ी थी, आज भी गर्मी है, लेकिन गर्मी में बर्दाश्त हुआ इसलिए कि मैंने जब नोटिस दिया है तो बैठना तो मुझे पड़ेगा ही। हालत ख़राब हो चाहे ज़्यादा हो, मैं 81 साल की उम्र में आ चुका हूँ और मेरी योजना है कि हमारे प्रधानमंत्री और योगी जी एक अच्छा स्वच्छ भारत का सपना सजोए बैठे हैं। अगली खबर का रुख करते हैं ललितपुर में नगर पालिका की लापरवाही एक बार फिर सामने आई है। कोतवाली क्षेत्र के गोविंद नगर स्थित प्रशांति विद्या मंदिर के पास एक बाइक सवार अचानक क्षतिग्रस्त पुलिया के करीब 4 फीट गहरे गड्ढे में गिर गया। पूरी घटना पास लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। हादसे में युवक बाल बचा गया। मौके पर मौजूद राहगीरों ने तुरंत मदद करते हुए युवक को और उसकी बाइक को गड्ढे से बाहर निकाला।
स्थानीय लोगों का कहना है कि करीब 4 महीने पहले नगर पालिका को पुलिया की क्षतिग्रस्त स्थिति की सूचना दी गई थी, लेकिन अब तक कोई मरम्मत या सुरक्षा इंतजाम नहीं किए गए। स्थानीय नागरिकों ने नगर पालिका की कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए जल्द से जल्द पुलिया की मरम्मत कराने और हादसों से बचाव के लिए आवश्यक सुरक्षा व्यवस्था करने की मांग की है। अगली खबर का रुख करते उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्कूल चलो अभियान के दूसरे चरण की शुरुआत से पहले प्रदेशवासियों के नाम एक भावनात्मक पाती जारी करते हुए हर बच्चे तक शिक्षा पहुंचाने का संकल्प दोहराया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि अभियान का दूसरा चरण जुलाई से 15 जुलाई तक चलेगा और इसका लक्ष्य प्रदेश के सभी बच्चों का 100% नामांकन सुनिश्चित करना है। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोई भी बच्चा शिक्षा से वंचित न रहे, यह समाज और सरकार दोनों की साझा जिम्मेदारी है। उन्होंने शिक्षकों से स्कूल के प्रति बच्चों में रुचि पैदा करने और खेल कूद रचनात्मक गतिविधियों के माध्यम से उन्हें विद्यालय से जोड़ने का आह्वान किया। सीएम योगी ने कहा कि विद्या सर्वत्र पूज्यते और विद्या ही जीवन की सबसे अनमोल संपत्ति है। विद्यालय ही बच्चों के ज्ञान, संस्कार और चरित्र निर्माण की पहली पाठशाला है। उन्होंने अभिभावकों से बेटी और बेटे दोनों की शिक्षा को समान महत्व देने तथा बच्चों को अंकों से नहीं बल्कि उनके हौसले और प्रतिभा से पहचानने की अपील की। मुख्यमंत्री ने बताया कि ऑपरेशन कायाकल्प, प्रोजेक्ट अलंकार, मिशन प्रेरणा, मिशन निपुण और कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना जैसी योजनाओं से सरकारी विद्यालयों में आधारभूत सुविधाएं और शिक्षा की गुणवत्ता लगातार बेहतर हो रही है। उन्होंने 3 से 6 वर्ष के बच्चों को बाल बाटिका भेजने और ड्रॉप आउट बच्चों को दोबारा स्कूल से जोड़ने की भी अपील की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हर नागरिक का दायित्व है कि वह अपने आसपास के प्रत्येक बच्चे को स्कूल पहुंचाने में सहयोग करें, क्योंकि उत्तर प्रदेश का भविष्य तभी उज्जवल होगा जब हर बच्चा पढ़ेगा। सीधे लेकर चलते अब आपको रायपुर, जहां मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय कबीर महोत्सव में पहुंचे हुए हैं। क्या कुछ कह रहे हैं, आपको सुनवाते हैं। बोलिए सदगुरु कबीर साहेब की, सदगुरु कबीर साहेब की, भारत माता की, छत्तीसगढ़ महतारी की, वंदे वंदे। आज कबीर आश्रम सोनपैरी की इस पावन भूमि में कबीर जयंती के अवसर पर आयोजित कबीर जयंती महोत्सव में व्यासपीठ पर विराजे पूज्य संत असंग देव जी महाराज, मैं सबसे पहले उनके चरणों में नमन करता हूं। और आज बड़ा सौभाग्य का विषय है कि इस महोत्सव में शामिल होने कर्नाटक से आज सवेरे ही पधारे हैं कर्नाटक के महामहिम राज्यपाल महोदय श्री थावरचंद जी गहलोत। उनका पूरे छत्तीसगढ़ के 3 करोड़ जनता की तरफ से बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। और आप सब लोगों से मांगेंगे कि करताल ध्वनि से उनका स्वागत करेंगे। लंबे समय तक देश के पार्लियामेंट में के साथ काम करने का सौभाग्य मिला है। उनका बराबर आशीर्वाद और मार्गदर्शन हमको मिला है। मंच में विराजमान हमारे प्रदेश के 3 बार मुख्यमंत्री रहे, लगातार 15 वर्षों तक छत्तीसगढ़ का चहुमुखी विकास करने वाले, हर क्षेत्र में सड़क, बिजली, पानी, स्कूल, अस्पताल, यहाँ तक कि भूख को भी भगाए और चाउर वाले बाबा के नाम से विख्यात हुए। ऐसे विधानसभा के अध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर रमन सिंह जी, हमारे केंद्रीय मंत्री श्री तोखन साहू जी, विधायक द्वय श्री इंद्र कुमार साहू जी, श्री मोतीलाल साहू जी,
हमारे प्रदेश के महामंत्री श्री अखिलेश सोनी जी, डॉक्टर राम प्रताप सिंह जी, पूज्य लोचन महाराज जी, विशेश्वर पटेल जी, चंदूलाल साहू जी, अमरजीत बड़ा जी, निर्मल सिन्हा जी, डॉक्टर कृष्णमूर्ति बांधी जी, हमारे प्रदेश मंत्री गुरु खुशवंत साहिब जी, नंद कुमार साहू जी, सबका नाम लूंगा तो समय लगेगा, इसलिए मैं क्षमा चाहूँ। सम्मानीय मंच और मंच के नीचे भी हमारे बहुत विशिष्ट जन बैठे हैं, हमारे निगम मंडल के अध्यक्षगण और इस कार्यक्रम का बहुत ही अच्छे से संचालन कर रहे हमारे आदरणीय देवकर जी महाराज, सभी संतिन और पूरे देश से कबीर के पधारे अनुयायी नागरिक बंधुओं और मीडिया के मित्रों, आप सभी को कबीर जयंती की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जैसा हम सभी लोग जानते हैं कि हमारे छत्तीसगढ़ में कबीर साहब का बहुत ही आशीर्वाद है। पूरे प्रदेश के अंदर कबीर पंथ के अनुयायी हैं और मेरा बचपन से ही कबीर पंथियों के बीच में ही रहना हुआ है। मैं जिस गांव में पैदा हुआ हूं, पल रहा हूं, बगिया, वहां की भी करीब इतनी है आबादी कबीर पंथी हैं, तो बराबर मैं उनके चौका आरती सब में शामिल होता रहा हूं। और आज मैं समझता हूं कि मेरे जीवन में भी कबीर जी बहुत आशीर्वाद है, उनकी वाणी का प्रभाव है। चूंकि हम सब लोगों को आज महामहिम राज्यपाल महोदय को सुनना है, इसलिए मैं ज़्यादा नहीं कहते हुए, आज इतना प्रभाव है छत्तीसगढ़ में कबीर साहिब का कि जब माननीय डॉक्टर रमन सिंह मुख्यमंत्री थे तो एक जिले का नाम ही कबीर धाम यहाँ पर हैं, कवर्धा जिला, जिसका नाम डॉक्टर साहब के समय में कबीर धाम रखा गया है। और इस बात को प्रमाणित करता है कि छत्तीसगढ़ में कबीर साहिब का कितना प्रभाव है। कबीर साहिब ने अपना पूरा जीवन जन जागरण में लगा दिया। उन्होंने अपने सीधे और सरल उपदेशों से समाज को एक नई और सही राह दिखाई। वे बहुत निडर थे, अपनी बातों को निडरता के साथ कहते थे। इतिहास गवाह है कि सिकंदर लोधी की धमकियां भी कबीर साहब की वाणी को नहीं रोक पाई। उनके अनुयायी हमेशा उनके साथ में खड़े रहते थे। तो इस तरह कबीर साहिब थे। और आप सबों के आशीर्वाद से अभी हमारी सरकार को 2.5 साल हुए हैं और 2.5 वर्षों में जो भी 2023 के विधानसभा चुनाव में हमारी पार्टी का या हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का छत्तीसगढ़ की 3 करोड़ जनता से वादा था, जिसको हम लोग मोदी की गारंटी का नाम दिए हैं, उस पूरा करने में हम लोग लगातार प्रयासरत हैं। आदरणीय संत संतदेव कह रहे थे कि 27 लाख लोगों को प्रधानमंत्री आवास छत्तीसगढ़ के अंदर में दिए हैं। तो ये डॉक्टर साहब के समय से है, मतलब जब से माननीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने गरीबों के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना शुरू की, से लेकर अभी तक 27 लाख लोगों को प्रधानमंत्री आवास छत्तीसगढ़ के अंदर में। इस बुलेटिन में साथ इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का